Hello students, till now in this chapter we have studied about the Faraday's law of EMI and the Lange's explanation of second law of Faraday. Now today we will study about motional EMF and law of conservation of energy. This topic is divided into two parts, in which in the first part we will calculate the EMF due to increasing the area of the coil. एक कॉइल का एरिया इंक्रीज करने की वजह से जो ईएमएफ कैलकुलेट होगा उसका डेरिवेशन हम निकालेंगे. एंड सेकेंड थिंग वी विल लुक ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मीन्स उस एरिया को इंक्रीज करने में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है, वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द मोशनल ईएमएफ पार्ट. ओके, नाउ let's start this. There is a coil, there is a rectangular coil which is having this side X and this side L, and there is a inward magnetic field applied on this coil. This is the inward magnetic field. Okay, now अब हम करने क्या वाले हैं, we will increase the area of this coil. इस कॉइल की लेंथ को बढ़ा देंगे, दैट मीन्स एरिया विल इंक्रीज एंड देन वी विल कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल. क्योंकि एरिया के बढ़ने की वजह से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज हो जाएंगी जो इससे पास हो रही हैं. ठीक है, एंड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होंगी तो फ्लक्स चेंज होगा, एंड इफ फ्लक्स इज चेंजिंग देन ईएमएफ विल डेफिनेटली इंड्यूस इन दिस conducting coil. Okay, now let's see. Now सबसे पहले हम निकालेंगे कि इनिशियल जो इससे फ्लक्स है वो कितना लिंक हो रहा है, वो इससे हम निकालेंगे. इनिशियल फ्लक्स इससे कितना लिंक हो रहा है, तो इनिशियली फ्लक्स लिंकिंग या लिंक्ड विद this rectangular coil या loop. Now the formula of flux, and if it is initial so it will be phi I. Okay, so the formula of flux is BA cos theta, where cos theta is the angle between magnetic field and area vector. So B into A, what is A? A is area, and area will be X into L, so it will be BXL, and the angle between magnetic field and cos theta is also magnetic field and area vector is 0 degree. The magnetic field is inward and the area vector is also inward. Okay, so no, area vector is outward, so it will be 180 degree. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, -1, so it will be minus BXL. ओके, चलिए ये हो गई बात यहाँ पे. नाउ अब क्या किया हमने, अब हमने इस कॉइल का एरिया इंक्रीज कर दिया, इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ा के हमने इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज कर दी. दिस विल बी द लेंथ एंड दिस लेंथ इज dx. सो न्यू फ्लक्स linked with this coil, this loop, after increasing area.
ये तो हमें दिख रहा है कि अगर एरिया आपने बढ़ाया है तो जहां नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले इतनी इससे लिंक हो रही थी, अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा लिंक हो रही हैं। तो जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि फ्लक्स में जब चेंज हुआ है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। ठीक है, तो नया जो फ्लक्स आएगा दैट इज, मैं उसको क्या x5 फाइनल लिख लूं, it is initial, this is final, so it is final, so final will be written as minus bl and x is initial length plus dx। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, ये वैल्यू आ गई आपके पास। नाउ EMF induced due to change in फ्लक्स। भैया जब फ्लक्स चेंज हुआ है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा। एंड ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है क्या, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, चलिए अब क्या वैल्यू आ गई, माइनस डी फाई का अगर इसकी बात की जाए तो माइनस डी अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पे चेंज निकाल लेंगे। चेंज कैसे निकलेगा, यहाँ पे चेंज निकलेगा हम जब वैल्यू लिख देंगे किसका, डी फाई मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स। और चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे निकलेगा, एक्स फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। ओके, तो माइनस फाई फाइनल की वैल्यू क्या हो गई, फाई फाइनल इज माइनस बी एल एक्स प्लस डी एक्स। ओके, माइनस इनिशियल की वैल्यू क्या हो गई, बी एक्स एल, और ये माइनस है तो ये हो गया आपका एक माइनस ये, तो ये हो गया बी एक्स एल। चलिए, डिवाइडेड बाई डी टी। तो माइनस का अब अंदर क्या बचा, आपने बी एल कॉमन ले लिया, बी एल कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस डी एक्स। ये हो गई, ये क्वांटिटी हो गई माइनस की, माइनस एक्स माइनस dx, और ये क्वांटिटी हो गई कौन सी, ये वाली क्वांटिटी प्लस की, तो प्लस x। आपको समझ में आया ना? देखिए, ये माइनस था जिसका अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा, dx भी माइनस का हो जाएगा, यहां क्या बचेगा आपके पास, प्लस का x। तो ये x से x कैंसिल, आपके पास बच गया क्या, माइनस dx, और इसको डिवाइड कर दिया किससे, dt से। माइनस एक यहां पे है, एक माइनस यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे एक माइनस अगर यहां पे है तो ये प्लस का हो गया, तो इट इज बी एल डी एक्स बाई डी टी। नाउ ई इज इक्वल टू बी एल डी एक्स बाई डी टी। नाउ दैट इज डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, सो इट इज ई इज इक्वल टू बी एल वी। तो जो EMF इंड्यूस होगा वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है, इट विल डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल डिपेंड ऑन लेंथ, इट विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी किस चीज़ की, वेलोसिटी इस बात की कि आप कितनी वेलोसिटी से उसको चेंज कर रहे हैं, एरिया को कितनी तेजी से आपने चेंज किया है। जितनी तेजी से आपने एरिया को चेंज किया है उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। क्या आपको समझ में आ गई बात? दैट मीन्स कि देखिए, ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने वाली है, बी एज इट इज है, ठीक है, और ना लेंथ चेंज होने वाली है। किस पे डिपेंड करने वाला है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करने वाला है। ओके, तो EMF किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मोशनल EMF। ओके, अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, आपने एरिया इंक्रीज किया, एरिया इंक्रीज करने की वजह से आपको कुछ EMF मिला, ठीक है। अब आपने जो एरिया इंक्रीज किया है उसमें कुछ पावर लगाई है, पावर का मतलब वर्क डन अपॉन टाइम आपने कुछ लगाया है, ठीक है। तो आपने जो एनर्जी खर्च की है, एनर्जी पर यूनिट टाइम मींस पावर जो खर्च की है, क्या इतनी पावर आपको मिली है इंड्यूस करंट की फॉर्म में, क्या इतनी पावर आपको मिली है? अगर मिली है
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा, और नहीं मिली तो इट विल गेट वायलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, सो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पहले तो एनर्जी लगाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी। आपने जो वर्क डन किया है या जो आपने इस पे पावर दी है, वो पावर कितनी है वो लगाते हैं। तो देखिए पावर कंज्यूम्ड इन इंक्रीजिंग एरिया को इंक्रीज करने में जो पावर खर्च हुई है, तो P विल बी इक्वल टू F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। याद है आपको फॉर्मूला? याद है ना? P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। याद नहीं है तो निकाल लेते हैं। देखिए P इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, छोटी सी बात थी। चलिए नेक्स्ट, फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गई। अब सवाल यह है कि आपने इस पे फोर्स लगाया कितना। आपने इस पे जो फोर्स लगाया तो वो किसके अगेंस्ट लगाया फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इस मार्कर को नीचे से ऊपर उठा रहा हूं, तो मुझे इस पे उतनी फोर्स लगानी पड़ रही है जितनी फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटी इस पे लगा रही है। समझ में? तो आपको अगर इसको खींचने के लिए फोर्स लगाना पड़ा तो इस पे अंदर की तरफ भी तो कोई फोर्स लग रही थी ना। वो फोर्स किसकी वजह से लग रही थी? दैट फोर्स वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही थी। मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रही थी, वो इसको इजीली इंक्रीज नहीं होने देना चाहती। ठीक है, तो जो फोर्स होगी दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो इसको हमने लिख दिया क्या? F मैग्नेटिक इंटू V। नाउ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी होती है मैग्नेटिक फोर्स की? दैट इज IBL इंटू V। ठीक है, अब देखिए एक चीज, करेंट मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इंटू वेलोसिटी, और करेंट होता है आपका I इज इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब एक चीज देखिए कि यहां है आपके पास EMF, ठीक है, और ये है आपका वोल्टेज। EMF और वोल्टेज तब इक्वल हो जाते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। समझ में आई बात? इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, और E इज इक्वल टू होता है I इंटू R प्लस R। अब अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो क्या E इज इक्वल टू IR हो जाएगा? क्या समझ में आ गई बात? तो इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जहां 0 है तो ये E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V। सो I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो हमने यहां लिख दिया P इज इक्वल टू E अपॉन R इंटू BL इंटू V, और E की वैल्यू कितनी होगी? VLB। ये हम यहां रख देंगे। तो P इज इक्वल टू VLB, ये वैल्यू आ गई E की, और आपके पास पहले से वैल्यू है VLB अपॉन R, तो आपके पास वैल्यू आ गई B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। दिस इज पावर विच इज कंज्यूम्ड इन इंक्रीजिंग एरिया। अब सवाल यह है कि करंट के फॉर्म में आपको पावर मिली कितनी है। ठीक है, तो पावर गेन्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, और V इज इक्वल टू E है। ठीक है, तो ये हो गया E स्क्वायर अपॉन R, और E की वैल्यू कितनी है? BLV। तो ये हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। ये पावर मिली आपको, ये पावर आपने खर्च की, क्या दोनों इक्वल हैं? तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है यहाँ पे? डेफिनेटली। आपने जितनी एरिया को इंक्रीज करने में
पावर को कंज्यूम किया उतनी आपको पावर मिल गई। ठीक है, मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, यहां पे बिल्कुल क्लियर हैं चीजें, कैसे आपका ईएमएफ आ गया। यहां हमने क्या किया, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हमें प्रूव करना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो आपने जो एनर्जी दी उसको एरिया बढ़ाने के लिए, वो किस में कन्वर्ट हो गई, करंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो आपने जो पावर खर्च की है, कंज्यूम की है उसका एरिया बढ़ाने में, आपको वो वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो आपने जो पावर खर्च की वो ये थी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, मैंने बता दिया वो कैसे आया। नेक्स्ट है, अब फोर्स कितनी लगाई है आपने। सवाल ये है कि वहाँ पे अगर पहले से कोई मौजूद फोर्स है तो उसके अगेंस्ट ही तो आप फोर्स लगाएंगे। अगर यहाँ ग्रेविटी ना हो तो इस मार्कर को मूव कराने के लिए क्या मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। मैं टक से ऐसे लगाऊँ, चलाऊँगा इसको, टक से ऐसे मारूंगा और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करता जाएगा। मुझे इसे मूव करने में ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से है। तो अगर इस लूप का एरिया इंक्रीज करने में हमें ताकत लगानी पड़े, इसका मतलब है पहले से फोर्स वहाँ कोई मौजूद है। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, IBL। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो IBL ये आ गया। अब IBL, I करंट की वैल्यू, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, और अगर पोटेंशियल, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल और EMF दोनों इक्वल हो जाते हैं। वो इक्वल हो गए, यहाँ पे लिख दिया हमने। आपके पास इतनी पावर खर्च की और आपको मिली कितनी, इतनी। हेंस जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या होगा, फॉलो होगा। हेंस power consumed in increasing area is equal to power gained in the form of electrical energy. Therefore, law of conservation of energy is followed. क्या समझ में आ गई बात बेटा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम देखेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोई अगर रिंग है और वो रोटेट कर रही है तो उसकी वजह से EMF कितना जनरेट होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।